अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अफसर हुसैन साहब। साथियों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अपलोड होने वाली हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया। आज मैं 11 फरवरी यूनानी डे मनाया जाता है, उस सिलसिले में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि 11 फरवरी को ही क्यों यूनानी डे रखा गया है। यूनानी एक पैथी है हमारे हिंदुस्तान की, यहीं जिंदा है और कहीं नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि एक बहुत ही मारूफ और मशहूर हकीम जनाब अजमल खां साहब हिंदुस्तान में पैदा हुए और उनकी पैदाइश इत्तेफाक से ये 11 फरवरी को ही हुई, इसलिए उनकी पैदाइश के दिन पर ये यूनानी डे मनाया जाता है। और वो हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लेटेस्ट हकीम थे और काफ़ी मशहूर थे और उन्होंने हकीमी में अपना योगदान जो दिया वो पुरखुलूस जी जान से दिया। उनका सबसे बड़ा रोल ये था इसमें कि इस पैथी को दूसरे पैथी से कोरिलेट कराने के लिए और इस पैथी को और आगे बढ़ाने के लिए तमाम काम किया आपने। उसमें से एक काम, जैसे मैं दलील पेश करता हूँ कि एक प्लांट है जिसका नाम असरौल है, रोल्फिया सर्पेंटाइना है। इसकी जड़ एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। आपने इसको इस कम पैसे में अवेलेबल हो और या इसमें कोई और इफादियत निकल सकती है तो जनाब हकीम अजमल साहब ने एक एलोपैथ के डॉक्टर अब्दुल्ला साहब को ये बूटी के जड़ी के बारे में बताया और उन्होंने कहा साहब इसकी एनालिसिस करके इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देखें, शायद ये और भी किसी मर्ज में इस्तेमाल हो सकती है तो ये बेहतर होगा फ्यूचर के लिए, हमारी पब्लिक हिंदुस्तान के लिए। तो उन्होंने इस पर रिसर्च किया और फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा तो इसमें से तमाम एल्कोलॉइड निकले जो एंटी हाइपरटेंसिव और थोड़ा सा सेडेटिव पाए गए और लिखा एज वेल एज रेसरपिन है, एजमेनिन है, ये उन्हीं के नाम पर रखी भी गई। इस एल्कोलॉइड के नाम रखे गए या एक्टिव प्रिंसिपल भी इसमें निकले। तो ये काम आपने किया। मैं अर्ज इस डे के अंदर मेनली ये करना चाहता हूँ कि जो भी कोई डे मनाया जाता है, चाहे वो सेलिब्रेशन डे हो, चाहे ये आपका आज यूनानी डे का है सिस्टम 11 फरवरी यूनानी डे, वो कुछ नसीहत देते हैं, वो कोई पैगाम देते हैं, डे इसलिए मनाया जाता है। तो ये पैगाम डे का यहाँ पर ये है कि हमारी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कैसे डेवलप करे, इस सिलसिले में बात होनी चाहिए। डे इसलिए मनाया जाता है और वो चीज़ खत्म ना हो जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैथी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान में बखूबी जिंदा है और इसके डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए वो इशारा हमारे अजमल खां साहब कर गए। वो ये कर गए कि जो भी हमारी ये 500 ड्रग बूटियाँ या जो जनरली 250 जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होती हैं, इन सब बूटियों पर फार्माकोलॉजिकल वर्क होने चाहिए। एक जड़ी बूटी कितने मर्ज में फायदा करती है, कितना डोज होना चाहिए और किस तरह फायदा करती है, इसका साइंटिफिक डाटा सामने मौजूद हो जाए तो ये और इफादियत इसकी बढ़ जाएगी और दूसरी पैसे वाली भी इसको कोरिलेट करेंगे कि हाँ साहब ये यूजफुल है और इसको पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारी मेडिसिन, उनको साइंटिफिक डाटा तैयार करना ज़रूरी है इसके डेवलपमेंट में आज के दौर में। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ख़ास तौर से मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जैसे यूनानी इंस्टीट्यूट्स बहुत से चल रहे हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर इंस्टीट्यूट है नहीं इसके, इस पैथी के, तो उन इंस्टीट्यूट में जो शिक्षाएं, जो एजुकेशन दी जा रही हैं, वो इस पैटर्न पे देनी चाहिए कि इसका डेवलपमेंट कहाँ रुका हुआ और कैसे इसका डेवलपमेंट हो सकता है, इस पैटर्न पर वो एजुकेशन देनी चाहिए। मैं एक खरी बात कहना चाहता हूँ कि जैसे ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एजुकेशन है जिसके डिग्री के नाम BOMS है, बैचलर ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है,
तो ये बीओएमएस जो है ये क्यों नहीं फेम और ये क्यों नहीं उसको डेवलप कर पा रहे हैं, इन पे कोई एरर है। तो जो मैंने एहसास किया है वो एरर है कि जो स्टूडेंट इस डिग्री को लेके निकलते हैं वो इस पैथी को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उनको सबसे बड़ी चीज मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वो उनको पेशेंट जो है हर्बल सिस्टम या यूनानी मेडिसिन की नहीं होती है, इसलिए नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये भी आती है कि उनके यहाँ सिलेबस में कंप्लीट सिस्टम ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी रखा गया है। जैसे फार्माकोलॉजी है, यूनानी मेडिसिन में मुफ्रदात कहा जाता है, इसकी एजुकेशन दी जाती है। साथ साथ उन्होंने फार्माकोलॉजी यानी मॉडर्न मेडिसिन करके रखा है और फार्माकोलॉजी में जितनी मेडिसिन जिस ग्रुप की है वो सब सिलेबस में रखी, वो पढ़ाई जाती है। तो सिलेबस इतना ज्यादा है कि एक्चुअली अगर पूछा जाए तो ये सिलेबस 5-5 साल 10 साल का होगा जाके, और कंफ्यूजन अलग पैदा करेगा क्योंकि इसमें लैंग्वेज का एक वही चीज आप मॉडर्न में पढ़ते हैं, वही चीज आप जो है उसको अरबी और फारसी और उर्दू में पढ़ना है। तो एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है इसके मीडियम की। तो इस मीडियम का करेक्शन होना जरूरी है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डेवलपमेंट के लिए, और वो जिम्मेदारी सीसीआईएम की आती है। ठीक इसी तरह सिलेबस का भी करेक्शन होना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें अननेसेसरी की हैं जो आपके यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एंशियंट के तौर पर पढ़ाई जाती है, एंशियंट सब्जेक्ट उन पर लॉजिक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उनका कोई यूज नहीं होता है। तो उस पावर को, उस एजुकेशन को कोई ऐसी जगह लगा दें जो यूज में हो, वो ज्यादा बेहतर साबित होगा। हम एक एग्जाम्पल इस बात का आप लोगों को देना चाहते हैं कि जैसे एक सब्जेक्ट है मुनाफुल आज़ा। अब मुनाफुल आज़ा उर्दू और अरबी की इस्लाम में है। अब वो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उर्दू पढ़ते भी हैं तो मुनाफुल आज़ा नहीं पढ़ते, कि अलग टाइप की एक लैंग्वेज है। लेकिन सीसीआईएम ने क्या किया है, इसको इंग्लिश में लिख दिया कि साहब ये मुनाफुल आज़ा MUN, ये बाकायदा लिख दिया मुनाफुल आज़ा। या इंग्लिश में अगर इसको कन्वर्ट करें या एलोपैथ में कन्वर्ट करें तो ये नोन एज ए फिजियोलॉजी जानी जाती है। तो फिजियोलॉजी ना लिख के सीसीआईएम ने मुनाफुल आज़ा इंग्लिश में लिख दिया। अब मुनाफुल आज़ा किस डिक्शनरी में है, किस मेडिकल किताब में है, ये कहीं मिलता नहीं स्टूडेंट को। तो एक अजीब सी कैफियत में स्टूडेंट पैदा होता है, साहब ये कैसे कर दिया। भाई अगर मुनाफुल आज़ा बदल नहीं सकता है तो मुनाफुल आज़ा करके, या फिजियोलॉजी बदल नहीं सकती तो फिजियोलॉजी नाम से पढ़ाएं। आप इंटरमीडिएट साइंस स्टूडेंट मांगते हैं इसमें बीओएमएस के लिए, तो जो वो पढ़ के आता है उसी एजुकेशन को एक्सिलरेट करना होता है अगली जगह पर। यहाँ आके न्यू सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, तो एक ग्रेट प्रॉब्लम है। सिलेबस पे कहीं कोई कमी डेफिनेटली है। तो एक तो ये होना चाहिए। तो आप इसमें मैं यह करना चाह रहा हूँ कि सिलेबस का करेक्शन होना बहुत जरूरी है। जो अतिरिक्त भार बीओएमएस के स्टूडेंट पे पड़ रहा है उसको खत्म करना चाहिए। ये जिम्मेदारी सीसीआईएम की है, जो करेक्शन करके सिलेबस का ठीक किया जा सकता है और उनको एजुकेशन को पावरफुल बढ़ाया जा सकता है। मैं इसलिए इस चीज को कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूट से, यूनानी इंस्टीट्यूट से निकलने वाले स्टूडेंट जो हैं वो 85% जो हैं वो एलोपैथ ड्रग्स यूज करते हैं, और जबकि वो 50% एजुकेशन में होते हैं। 10 साल के 5 साल को सिर्फ फिजियोलॉजी पढ़ानी चाहिए या एनाटॉमी पढ़ानी चाहिए, वो 2.5 साल में कैसे पढ़ लेगा, एक ये मसला तैयार होता है। डबल कोर्स उसको पढ़ना पड़ता है। तो ये चीजें इसी वजह से जब बीओएमएस स्टूडेंट इंस्टीट्यूट से निकलता है तो वो ये नहीं समझ पाता कि मैं हकीम बना या मैं डॉक्टर बना। तो इस चीज को सोचने की जरूरत है कि जो सीसीआईएम ने सिलेबस बनाया है वो इसको समझे कि क्यों ऐसा हमारा स्टूडेंट समझ रहा है। इंस्टीट्यूट को समझना चाहिए कि हमारा स्टूडेंट, हम उसको हकीम बनाने के लिए यहाँ एडमिट करते हैं और वो क्या बन के निकलता है, क्यों नहीं वो समझ पाता कि हाँ हम हकीम बन गए हैं। ये दोनों आदमी की जिम्मेदारी होती है। और सिलेबस के करेक्शन के लिए और इनकी ये एरर्स को लिए, ये जो कमियां हैं इनको के लिए सीसीआईएम की जिम्मेदारी है कि वो प्रिंसिपल की, प्रोफेसर की ये मीटिंग अपने यहाँ बुलाए और उसको समझे और उसके बाद उसका करेक्शन करे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। क्यों नहीं वो एजुकेशन हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को क्यों नहीं इस्तेमाल करता? वो उसको पहली चीज उसको पूरी मालूमात नहीं होती हर्बल क्या चीज है।
और हर्बल ये इतनी बड़ी चीज है कि एक दौर आने वाला है और आएगा, और ऐसी क्लिनिक रखी जाएंगी दुनिया में, वर्ल्ड में, कि जिसका इलाज क्या होगा, वहां इलाज इसलिए नहीं आएंगे कि हमको टाइफाइड मलेरिया हो गया, बल्कि वो इसलिए आएंगे उस क्लिनिक में कि साहब हमारी उम्र कैसे और बढ़े। हमको वो मशवरा दे, नॉर्मल आदमी उस पास जाएगा और वो ये पूछेगा साहब हमारी उम्र बढ़ने के लिए क्या रवैया हम अख्तियार करें, क्या गिजा खाएं, कैसे एटमॉस्फेयर में रहे, कैसे कपड़े पहने, ये एडवाइस उसको लेना पड़ेगा और गिजाओं का एडवाइस उसको देना पड़ेगा। वजह ये है कि एलोपैथ मान लिया इतनी डेवलप हो चुकी है, लेकिन आप देखें जो नॉर्मल एज है वो काफी कम है। तो नॉर्मल एज को बढ़ाने के लिए डेफिनेटली आपको हर्बल की तरफ आना पड़ेगा और नेचुरोपैथी की तरफ आना पड़ेगा। उनमें से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है ये एक नेचुरोपैथी है, ये हर्बल मेडिसिन है और ये लॉन्ग लाइफ और एंशिएंट पीरियड में सिर्फ इसी को इस्तेमाल करते थे और 100 साल से ऊपर जीते थे लोग, और उस वक्त एलोपैथी नहीं थी। तो इस चीज को करेक्ट करना पाइए और इस पैथी में ये चीज मौजूद है। तो हमारे इंस्टीट्यूट की और हमारे CCIM की ये जिम्मेदारी है कि हमारा स्टूडेंट जो निकलता है वो इस टाइप का निकले जैसे हमारे हकीम अजमल साहब थे, वो नजरिया लेके निकले और वो काम करे। तो जैसे वो मशहूर हुए और तमाम हालात को उन्होंने दुरुस्त किया समाज में, और उन्होंने किताब भी एक लिखी जिसका नाम हाजिक करके है, और उसमें तमाम नुस्खे हैं जो आज कोई भी नुस्खों का इस्तेमाल कर सकता है और उसका प्रॉपर जो है रिस्पांस मिल सकता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा इस वक्त कि जो भी डे मनाए जाते हैं वो पैगाम छोड़ता है, उन पैगाम को याद रखें, वो ऐसी कमी ना आए, और बल्कि जो उस पैगाम देता है उसको डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं। और उसमें यूनानी सिस्टम ऑफ 11 फरवरी का जो डे है ये यूनानी डे है। यूनानी की क्या ग्रोथ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये हमने आपको थोड़ा सा अर्ज किया है और ये बहुत जरूरी है, बगैर इसके ऐसा नहीं हो सकता है। वो शुरू से जहां एरर है वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, डायरेक्ट हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसके लिए। तो ये आज के लिए मैं इसी सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, फिर किसी डे पर कुछ बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।